नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचिंग अच्छ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है हिंदी की, जो पार्ट 3 है। ठीक है, वर्ण विचार के कुछ प्रश्न हैं इसमें हम देखने वाले हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न है वो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो उन्हीं को हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाप्राण किसे कहते हैं? तो देखिए, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। महा का मतलब होता है ज़्यादा और अल्प का मतलब होता है कम। प्राण का मतलब होता है वायु। अच्छा, तो प्राण यानी कि वायु, महा यानी कि ज्यादा, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उसे कहते हैं महाप्राण। और अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है? तो निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है? अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 ड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठ। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो देखिए, बार बार मैं बता चुका हूं कि अल्प का मतलब कम होता है, प्राण का मतलब वायु होता है। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियां जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो देखिए, जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य ध्वनियों में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 ट ठ ड ढ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कंपित वर्ण है? या तो कहीं आ जाएगा आपके प्रकंपित या फिर आ जाएगा लुंठित। तो ये केवल र होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 र। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? तो देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, लेकिन ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वर्ण। अगला प्रश्न है, पद की परिभाषा क्या है? तो देखिए, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, यानी कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सघोष ध्वनि कौन सी है? तो देखिए, सघोष ध्वनि किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष ध्वनियां कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 द और ध। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण विभाग में आता है, तो ये किस में आता है? स्वर में आता है, व्यंजन में आता है, अनुस्वार में आता है या संयुक्ताक्षर में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, रे अर में बदलता है। रे जो होता है वो अर में बदलता है। तो देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला है गुण संधि के अनुसार, दूसरा है यण संधि के अनुसार, तीसरा है वृद्धि संधि के अनुसार और चौथा है अयादि संधि के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 गुण संधि के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नासिक के व्यंजन है? निम्न में से कौन सा नासिक के व्यंजन है? तो नासिक के व्यंजन कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है? निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है? तो देखिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलते हैं अल्प प्राण कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ख। अगला प्रश्न है, अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कंठ तालव्य स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कंठ तालव्य स्वर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए या ए। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2 या 5? ऑप्शन है आपके पास, या तो 3 या 4 या 2 या 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 5 भागों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? तो जीवा जो होती है वो दांतों को कब स्पर्श करती है? इसका सिंपल सा उदाहरण है कि आप इन सब चीजों को बोल के देख लीजिए। तो देखिए, क, च, त या प। तो देखिए, त को जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? त को बोलने में हमारी जीभ जो होती है वो दांतों को स्पर्श करती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है? निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है। देखिए, च वर्ग और छोटी ई और बड़ी ई और य और सा सी टी, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक है ना? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1
च छ ज झ चूले मैया। अगला प्रश्न है, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। अनुनासिक जो ध्वनियाँ होती हैं वो उनका सही क्रम क्या है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ड होता है उन्हें अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। तो इसमें जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? तो सही क्रम होता है ऑप्शन नंबर 2 में, ण चूले मैया, ण न और म। अगला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास में ग्रामीण भाषा के शब्दों को, या फिर संस्कृत भाषा के शब्दों को, या फिर ग्रामीण व विशेष भाषा के कुछ शब्दों को, या फिर दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, देखिए टिकट घर, टिकट घर। तो जो टिकट शब्द है वो अंग्रेजी का होता है और घर शब्द जो होता है वो हिंदी का होता है। और दूसरा उदाहरण है इसका रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है। तो इसी प्रकार से संकर शब्द जो होते हैं वो किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।